नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी यूपीएससी चैनल पे, इंडिया का नंबर 1 स्टडी चैनल। और आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं उसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इन शॉर्ट WTO भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लास शुरू होने से पहले मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अनअकैडमी का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लें। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं इसमें। इसके साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होता है, प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल पूरी तैयारी कराई जाती है। तो आपको करना क्या दोस्तों, उसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस पे जाना है। प्लस कोर्स पे जाने के बाद आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज पे जाना है और वहाँ पे जाके सब्सक्रिप्शन लेना है। और जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो मेरा जो कोड है G10, इस कोड को आप यूज़ कीजिए, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा सभी परचेजेस पे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है दोस्तों, हम करने वाले हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम आज पढ़ेंगे दोस्तों कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनको इन शॉर्ट WTO हम कहते हैं, ये है क्या। तो दोस्तों पहले एक संस्था बनी जिसको बोला जाता है गाट। इसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये संस्था बनी 1947 में और 23 देश थे वो एक साथ आए और उनका जो एम था फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेडिंग रिजीम कि जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे उसके अंदर फ्री और फेयर इंटरनेशनल ट्रेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और उसका बेसिस था, इन्होंने बोला कि वी विल डिसमेंटल, ये लोग क्या कर देंगे, डिसमेंटल कर देंगे ट्रेड बैरियर्स को। जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं इन सबको ये क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं, मान लीजिए टैरिफ लगा रखा होता है कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ जो बैरियर हैं उन सारे बैरियर को उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो कोटाज दे रखे थे जिस तरीके से, वो सब भी ख़त्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या की, ख़त्म कर दी यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, और 1948 में, ठीक है, 1948 में ये एग्जिस्टेंस में आ गया। और इंडिया जो है, इंडिया वॉज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, जो गाट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये काफ़ी प्रोग्रेस करता गया। इसका जो स्कोप था वो भी काफ़ी एक्सपेंड हुआ। ठीक है, जैसे कि कितना एरिया ये कवर कर रहा है अगर उस चीज़ को देखें, ठीक है, डेप्थ ऑफ कवरेज क्या आती है, सारी चीज़ अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा फैला। अब इसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन होने का जो सबसे बड़ा कारण है इसका, वो है इसकी नेगोशिएशन, जो बातचीत होती है, इसको कहते हैं ट्रेड राउंड्स। इसको बोला जाता है ट्रेड राउंड्स। तो इसके कई सारे ट्रेड राउंड्स में, ठीक है, और जब ये बात होती है, ट्रेड राउंड्स होते हैं, नेगोशिएशंस होती है, यहाँ पे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इशू ले लिया जाता है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इशू ले लिया जाता है, इसके अंदर वहाँ पे बातचीत होती है। ठीक है, और मेंबर को बुलाया जाता है और वहाँ पे बात की जाती है, एग्रीमेंट पे आया जाता है। तो दोस्तों ये जो गाट था पहले, इसका जो हेडक्वार्टर था वो था जिनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जिनेवा, वहाँ पहले इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, अब तक 8 राउंड हो चुके हैं
मतलब बातचीत हो चुकी है, नेगोशिएशंस हो चुके हैं गार्ड के अंडर में, ठीक है। तो इसमें जो लेटेस्ट है, आखिरी वाला मैं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है आपका। एक 7th जो हुआ था वो हुआ था टोक्यो राउंड, और 8th जो हुआ है आपका उरुग्वे राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में ही जानना हमें ज़रूरी है। अब एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई? ऊपर जो मैंने आपको सारा बताया उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो उरुग्वे जो राउंड है वो सबसे ज़्यादा चला है, क्योंकि 1986 से लेकर 94 तक ये उरुग्वे राउंड चला है। जो उरुग्वे राउंड है आपका, ये यहाँ तक आपका चला है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट है अंडर गार्ड, ठीक है। तो ये उस टाइम पे हुआ है कि वर्ल्ड के अंदर बेसिक चेंज हो रहे थे इन टर्म्स ऑफ वे इकोनॉमीज वर मैनेज्ड, इकोनॉमीज चेंज हो रही थी वर्ल्ड की। जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो रही थी टू डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे कि उस टाइम पे अगर देखें यूएसएसआर, इसी टाइम पे इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसका। इससे क्या हुआ? लीविंग द डेवलपिंग कंट्रीज सो मच वीकर इन वर्ल्ड डिप्लोमेसी। चाइना जो था, चाइना ने उस टाइम पे एलपीजी मॉडल अपना लिया, ठीक है, और उसके अंदर कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी आई और काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। अब क्या हुआ कि चेंजेस होते गए, तो मैंने आपको बताया जैसे क्या हुआ उस टाइम पे यूएसए और गैट नेगोशिएशंस हुए कि भाई कि जितने भी मेंबर हैं वो अपनी इकोनॉमीज़ को ओपन करेंगे बाकियों के लिए, और कई सारे एजेंडा आए। जैसे उसमें एक एजेंडा आ गया इसके साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक एजेंडा आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, ठीक है। एग्रीकल्चर का एक एजेंडा आ गया, इसी के अंदर एग्रीकल्चर का एक एजेंडा आ गया, सर्विसेज का एक एजेंडा आया इसके अंदर, ठीक है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है एफडीआई, इसका एक एजेंडा आया। ये काफ़ी सारे एजेंडे आ गए। तो शुरुआत में क्या हो रहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो शुरुआत में डेवलपिंग कंट्रीज़ ये बहुत ही रिलक्टेंट थी और रेजिस्ट कर रही थी एक्सपेंशन के एजेंडे पे। क्यों? बाद में क्या हुआ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं एक तो वो फोर्स करने लगी, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके खुद में भी कोई बहुत ज़्यादा यूनिटी नहीं थी। और फिर दूसरा इनको बेनिफिट्स भी नज़र आने लग गए कि अगर हम जुड़ते हैं कि इससे हमको बेनिफिट भी मिलेंगे। अब देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे बातचीत चली और एक कंसेंसस पे आया गया। एक ट्रिटी हुई जिस ट्रिटी का नाम है, इनके बीच में एक ट्रिटी हुई जिसका नाम है मराकेश ट्रिटी हुई, ठीक है। मराकेश ट्रिटी जो है ये देश है मोरक्को के अंदर ये ट्रिटी हुई, ठीक है, 1994 में। और इसी मराकेश ट्रिटी के बल पे डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ। कब? 1995 में डब्ल्यूटीओ का गठन हो गया। अब फिर इसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती गई, डब्ल्यूटीओ की खुद की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती गई। इसमें जो प्रमुख मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें एक जैसे आपका 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो कि 2011 के अंदर जिनेवा में हुआ। 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो कि बाली में हुआ 2013 में। और इसी के साथ जो 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो कि 2015 में नैरोबी में हुआ। अब बात करेंगे कि ये जो गाट है और डब्ल्यूटीओ, ये गाट और डब्ल्यूटीओ जो है ये दोनों क्या है एक्चुअली, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीज़ है। तो आइए देखते हैं गाट एंड
WTO। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गाट जो है एक ट्रिटी है, इट इज़ ए ट्रिटी, जबकि WTO क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, गाट के अंदर कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट, गाट के अंदर कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस नहीं है, नो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस। और जबकि WTO के अंदर, इसके अंदर WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है। इसी के साथ साथ जो गाट था उसका एसेंशियल जो कंसर्न था वो क्या था, कंसर्न था उसका विद ट्रेडिशनल ट्रेड इश्यूज। इसका जो कंसर्न था वो था ट्रेडिशनल ट्रेड इश्यूज के ऊपर था, जैसे कि टैरिफ्स हो गया, कोटाज हो गया। ठीक है, परंतु WTO के अंदर और ज़्यादा ब्रॉडर है वो कई सारी चीज़ों को लेता है। ठीक है, गाट का जो सेक्रेटेरिएट था रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल सेक्रेटेरिएट था। ठीक है, इसका WTO का काफ़ी बड़ा है। अब आते हैं डिटेल में, ज़रा WTO को देखते हैं कि क्या है। WTO को डिटेल में देखेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट केम इनटू एग्जिस्टेंट इन 1995 और इट रिप्लेस्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गाट को रिप्लेस कर दिया इन्होंने। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और आज की डेट में 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और आखिरी जो मेंबर बना है वो अफगानिस्तान बना है। अफगानिस्तान जो है वो आखिरी मेंबर बना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हमने देख लिया स्टेट्स हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो खुद मेंबर है WTO का। अब एक चीज़ ये है कि WTO का मेंबर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि सॉवरन नेशन मेंबर होना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको एक कस्टम्स की टेरिटरी होना जरूरी है, कस्टम्स की टेरिटरी होना जरूरी है, जिसको कि पूरी ऑटोनॉमी हो इन देयर कंडक्ट ऑफ देयर एक्सटर्नल कमर्शियल रिलेशन। जैसे कि हांगकांग हो गया आपका, अगर हांगकांग को देखें, ताइवान को देखें, ये WTO के मेंबर हैं, बट ईरान मेंबर नहीं है। ठीक है, अब WTO को जो हेड करते हैं उसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो WTO को हेड करते हैं, और उनका टर्म जो होता है 4 ईयर का होता है। अब देखिए, अब मेन बात यह है कि एम क्या है WTO का, व्हाट इज द एम ऑफ WTO। तो इसका एम है जैसा कि कहा गया है, इज टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करना चाहते हैं। कैसे होगा? जितनी भी ट्रेड बैरियर हैं, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, इनको ख़त्म कर दो और एक प्लेटफॉर्म दो, इस प्लेटफॉर्म पे नेगोशिएशंस हो सके ट्रेड और उससे रिलेटेड इश्यूज का। ठीक है, तो ये है क्या बेसिकली, ये कोशिश ये करता है कि एक रूल बेस्ड मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, इसको एस्टेब्लिश किया जाए, सो दैट ट्रेड को लिबरलाइज किया जा सके और बूस्ट किया जा सके। ये चीज़ है। तो इसमें अगर आप देखें
तो ट्रेड को बूस्ट करने का इसका काम है। वर्ल्ड बैंक अगर हम देखें, इससे थोड़ा कंपेयर करें वर्ल्ड बैंक से, तो क्या समझ में आएगा हम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक अगर आप देखें तो इन वहां पे क्या है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वहां पे वेटेड वोटिंग होती है, वहां पे वोटिंग पावर होती है। कैसे? जिसका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जितना होगा वर्ल्ड बैंक में, उसका उतनी वोटिंग पावर होती है। डब्ल्यूटीओ में क्या सिस्टम है, यहाँ पे वन कंट्री वन वोट, ये वाला सिस्टम है, वन कंट्री वन वोट वाला सिस्टम चलता है डब्ल्यूटीओ में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्या है, यहाँ पे कंसेंसस से सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जितने भी डिसीजन हैं सारे कंसेंसस से लिए जाते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो क्या है कि जो डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस का ये पार्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना है। और ये ऑटोनोमस है, जैसे कि मेंबर डिसाइड करते हैं वैसे ही वर्क करता है, ठीक है। हाँ, वैसे एक रिलेशनशिप है इनका आपस में, बट इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात यह आती है कि इनका ट्रेड नेगोशिएशंस जो है, डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड नेगोशिएशंस है वो कैसे होता है, डब्ल्यूटीओ का ट्रेड नेगोशिएशंस कैसे होता है। तो एक हमने देखा था, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो वर्ल्ड बैंक है, उसमें मैंने बताया था जो ऑपरेट करता है, वो ऑपरेट करने का मैकेनिज्म उनका क्या है, वो वेटेड वोटिंग का मैकेनिज्म है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ जो है, डब्ल्यूटीओ के जो डिसीजन है वो कैसे लिया जाता है, उसमें क्या हो जाता है कि एग्रीमेंट्स को अडॉप्ट किया जाता है, उससे बातचीत की जाती है और सभी मेंबर का कंसेंसस लिया जाता है, कंसेंसस बेस होता है वहां पे, ठीक है। अगर इन रियलिटी अगर आप देखोगे, अब देखो इसमें एक चीज़ है, जो ये कंसेंसस डिसीजन मेकिंग का जो तरीका है, तो इसमें क्या होता है कि एनकरेज किया जाता है एफर्ट्स को टू फाइंड द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल डिसीजन, ठीक है। जो छोटी कंट्रीज होती हैं, स्मॉल कंट्रीज जो होती हैं, और जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं, दोनों का वे लगभग सेम होता है इसके अंदर। बट अगर इन रियलिटी अगर आप देखोगे तो डब्ल्यूटीओ की जो नेगोशिएशंस है ना, इन रियलिटी वो सभी मेंबर के, जितने कहते हैं ना, ऑल मेंबर के कंसेंसस से नहीं चलता। क्यों? प्रोसेस जो है वो इनफॉर्मल नेगोशिएशंस का प्रोसेस है वहाँ पे, स्मॉल ग्रुप और कंट्रीज के बीच में। और ये जो नेगोशिएशंस हैं, इन्हीं को कहा जाता है ग्रीन रूम नेगोशिएशंस। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इनको एक नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है ग्रीन रूम नेगोशिएशंस, ठीक है। क्योंकि जो डायरेक्टर, डब्ल्यूटीओ के जो डायरेक्टर जनरल ऑफिस का जो रूम है, उसके हिसाब से बोला गया इसको, और मिनी मिनिस्ट्रीज भी आप इसको कह सकते हो। इंडिया ने 2018 में ही, इंडिया ने 2018 में एक मिनी मिनिस्ट्रियल वहाँ पे कंडक्ट किया वहाँ पे, कि जो मल्टीलैटरलिज्म है इसके ऊपर बात की जा सके। अब एक क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है डब्ल्यूटीओ के अंदर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो हाईएस्ट लेवल है डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है डब्ल्यूटीओ की, वो है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। और इसका जो टाइम है हर 2 साल में, 2 ईयर में एक बार मिलती है। और हर एक देश के जो कॉमर्स मिनिस्टर होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अब तक 11 मीन्स 11 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है अब तक, ठीक है। और 2020 में 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होनी थी, कजाकिस्तान, अस्थाना एक जगह है, अस्थाना कजाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पे यहाँ होनी थी, ठीक है। अब एक हो गया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, दूसरा इसके बाद है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल तो जो भी डिसीजन लिया जाता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसी को ये क्या करता है, लागू करवाता है, उसी को ये लागू कराता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ भी एक और कुछ बॉडीज हैं यहाँ पे। एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट, एक है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जिसके अंदर सारे ही मेंबर होते हैं, ऑल मेंबर्स, ठीक है। और इसके अंदर यूजुअली एम्बेसडर्स होते हैं या इसके इक्विवेलेंट होते हैं। और दूसरा उसमें होता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ठीक है। एक होता है इसमें ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो जो WTO की जनरल काउंसिल है, इसकी जो जनरल काउंसिल है वो हमेशा मिलती है एज ए ट्रेड बॉडी, एज ए ट्रेड बॉडी मिलती है, जो कि ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करती है, ये सारा काम होता है। एक वहाँ पे काउंसिल ऑफ ट्रेड भी है, एक यहाँ पे काउंसिल ऑफ ट्रेड भी है। तो इसमें क्या काम होता है, जो काउंसिल ऑफ ट्रेड है तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR वगैरह, इन सब मुद्दों को देखती है। अब जरा डिटेल में देखते हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। तो मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया किसी दो देशों के बीच में, तो डिस्प्यूट का जो सेटलमेंट है वो कैसे होगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा। तो मान लीजिए हो सकता है कि कोई मेंबर कंट्री है और उसने कोई ट्रेड पॉलिसी बनाई, कोई ट्रेड पॉलिसी बनाई जिससे डिस्प्यूट हो गया, कि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो ट्रेड पॉलिसी बनाई ये WTO रूल्स का वायलेशन करती है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, रिक्वेस्ट होगी कंसल्टेशंस के लिए कि भाई बातचीत की जाए, इस मेंबर से बुलाया जाता है। तो पहले तो क्या होता है, जो बायलैटरल कंसल्टेशंस होता है बिटवीन द पार्टीज आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मल डिस्प्यूट सेटलमेंट, कि दोनों देशों के बीच में ही बात करा दी जाती है। फिर इसमें पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई मैटर को डिस्कस कर सके और एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन पे आ जाए, लिटिगेशन में ना जाए, ठीक है। अब जब ये कंसल्टेशन हो जाती है या फेल हो गई कंसल्टेशन, ठीक है, फिर आते हैं लिटिगेशन पे, ठीक है, फिर आते हैं लिटिगेशन पे, तब बात होती है। तो अगर हम बोले तो क्या कोई एक सेपरेट यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है क्या, कुछ नहीं। जो जनरल काउंसिल है, जो जनरल काउंसिल है, जो कि सेकंड हाईएस्ट बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन में, यही डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का भी काम करती है। यही क्या करती है, वर्डिक्ट देती है, जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट होंगे उसके ऊपर यही वर्डिक्ट देगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि क्या इसने जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल होगा, नहीं, उसको आप चैलेंज कर सकते हो, आप उसको चैलेंज कर सकते हो अपीलेट बॉडी में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फैसला आ गया, उसके बाद भी जो देश है वो नहीं मान रहा है, तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह ये सब चीज़ें लगाई जा सकती हैं। तो एक तरीके से देखें कि जितनी भी कंट्रीज है सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब पर एक चीज़ ये है कि पनिशमेंट भी कोई ऐसी ज़्यादा कोई बहुत मतलब तगड़ी वाली कोई पनिशमेंट नहीं है,
और जो पुअर कंट्रीज हैं वो रिच कंट्री के खिलाफ ज़्यादा रिटेलिएशन कर नहीं सकती। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी है। और कई बार जो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है WTO का, उसमें क्राइसिस भी आया है। जैसे कि आपको डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट जब बने डोनाल्ड ट्रंप, उस टाइम पे तो एपिलेट बॉडी जो है, ये जो एपिलेट बॉडी है इसमें 7 सीट्स हैं। ये जो एपिलेट बॉडी है इट हैज 7 सीट्स, बट 4 जो सीट है इसके अंदर ये क्या है, एम्प्टी हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जजेस को अपॉइंटमेंट अलाउ ही नहीं करेंगे उसको भरने के लिए, और 3 जज ही बस उसमें रहें, 3 जज ही उसमें काम करते रहें। तो इसका मतलब देख रहे हैं आप कि जिस तरीके से यूएस ने अपोजिशन किया, तो ये जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद वीक हो गया, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन।